नमस्कार दोस्तों। अगर आप कक्षा 12वीं भूगोल पढ़ रहे हो और मानव भूगोल का जो चैप्टर 1 है आपको मुश्किल लग रहा है, तो आज की वीडियो आपके लिए है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ये जो चैप्टर 1 है, इसको बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल की परिभाषाएँ क्या हैं, पर्यावरण निश्चयवाद क्या है, संभववाद क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, नव निश्चयवाद क्या है और मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र और उपक्षेत्र कौन कौन से हैं, इन सभी विषय के बारे में हम इस पर जानेंगे, ये जो टॉपिक्स हैं। तथा सबसे महत्वपूर्ण बात, जो एग्ज़ाम में पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट, उनके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में हम पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मानव भूगोल के परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं, या इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर भूगोल क्या है। देखिए, भूगोल दो बड़ी शाखाओं में बांटा गया है। भूगोल तो आपको पता है कि जो पृथ्वी का हम अध्ययन करते हैं वही भूगोल है। तो भूगोल को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भौतिक भूगोल, इसमें हम पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण, यानी हम पृथ्वी के प्राकृतिक भौतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। यानी पृथ्वी क्या है, उसके अंदर कौन कौन से तत्व हैं और उसके पृथ्वी के कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पर्वत है, नदियाँ है, जलवायु है, मिट्टी कैसी है, प्राकृतिक वनस्पति कैसी है, कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं, इन सब के बारे में पढ़ी जाती है, जो कि भौतिक भूगोल में पढ़ा जाता है। ठीक है, 11वीं क्लास में हमने इसी के बारे में पढ़ा था, जो कि भौतिक भूगोल थी अपनी। ठीक है, दूसरा जो भूगोल की शाखा है उसे हम मानव भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल जो है, इसमें हम मानव समाज और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि प्रकृति मनुष्य को कैसे प्रभावित करती है और मनुष्य प्रकृति को कैसे बदल देता है, इसी के बीच जो संबंध है, इसी को समझना मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, यानी प्रकृति और मनुष्य के बीच में जो संबंध है, इसे ही समझ लोगे, यही मानव भूगोल है। मानव भूगोल की जो हैं कुछ प्रमुख परिभाषाएं भी हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये जो चैप्टर का जो है ना, ये महत्वपूर्ण भाग है। देखिए इसे हम अभी बढ़ाते हैं, आपको थोड़ा स्क्रॉल कर लूँ मैं। इसमें फ्रेडरिक रेडजेल एक भूगोलवेत्ता हैं। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, ये जो इनकी परिभाषा है, एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर पेपर में आपको लिखना है परिभाषा, और आप किसी भूगोलवेत्ता, ये जो फ्रेडरिक रेडजेल हैं या एलन सी सैम्पल हैं, पॉल विडार डी ला ब्लास, ये हैं, तो अगर इनकी परिभाषाएं आप लिख रहे हो ना, तो सेम टू सेम परिभाषा लिखना, क्योंकि ये जो परिभाषाएं होती हैं ये सेम लिखी जाती हैं पेपर में, इस पर कोई चेंज नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो जो फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल में मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, ये जो फ्रेडरिक रेडजेल हैं, ये जो इनकी परिभाषा है, इसमें क्या होता है कि जो मानव है, मानव भूगोल यानी मानव समाज और धरातल के बीच जो संबंध है, वही क्या है, मानव भूगोल है। इनके अनुसार इन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अगर याद करने की हम ट्रिक की बात करें तो इसे हम कह सकते हैं, रेडजेल में जो है मानव समाज और धरातल के बीच जो संबंध है, वही क्या है, फ्रेडरिक रेडजेल का मानव भूगोल की परिभाषा है। अब दूसरे पॉइंट में है एलन सी सैम्पल। एलन सी सैम्पल के अनुसार मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन है। यानी अस्थिर पृथ्वी, यानी पृथ्वी क्या है, स्थिर है, और क्रियाशील मानव है, इन दोनों के बीच जो संबंध है, वही क्या है, मानव भूगोल है। कौन कहता है, एलन सी सैम्पल। इसमें क्या है, अगर हम याद रखें तो इसमें कह सकते हो, जो पृथ्वी है ना, वो स्थिर है और मानव क्रियाशील है, यानी पृथ्वी रुकी हुई है और मानव अपने कार्य कर रहा है, इन दोनों के बीच जो संबंध है, वही मानव भूगोल है। अब जो तीसरे पॉइंट में आते हैं, विडाल डी ला ब्लास। ठीक है, इनके अनुसार क्या है, इन्होंने मानव और पर्यावरण के संबंधों में जो है ना, बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। इनके अनुसार क्या है कि मानव भूगोल का संबंध भौतिक नियमों और उन पर रहने वाले जीवों के बीच संबंधों से है। ठीक है, इसलिए परीक्षा में इन तीनों परिभाषाओं को आपको याद करना चाहिए, इन्हें आप लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। अब हम अगला पॉइंट क्या है अपना, मानव भूगोल की मुख्य विचारधाराएं। ठीक है, देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इस पे से पेपर में,
ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चैप्टर 3, ठीक है, सॉरी, चैप्टर का ये जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसमें हम मुख्य विचारधाराएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें 3 विचारधाराओं को हमें पढ़ना है, जो कि पहला है पर्यावरण निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। ठीक है, पर्यावरण निश्चयवाद सबसे पहले इसमें हम जान लेते हैं कि इस विचारधारा के अनुसार जो है प्रकृति सबसे शक्तिशाली होती है। ये एक ऐसा दौर था जिसमें प्रकृति जो है वो सबसे शक्तिशाली होती है इस विचारधारा के अनुसार, और मानव प्रकृति से बहुत प्रभावित होता है। सरल भाषा में कहें तो प्रकृति जैसी होगी मानव का जीवन भी काफ़ी हद तक वैसा ही होगा। ठीक है, प्रारंभिक समय में क्या होता था कि जो मानव है उसके पास आधुनिक तकनीक नहीं थी, इसलिए वो प्रकृति पर बहुत निर्भर था। ठीक है, और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालता था। ठीक है, इसे अगर उदाहरण से समझे तो देखिए, अगर किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है तो वहाँ रहने वाले लोग क्या करते थे, उनके जीवन पर भी प्रभाव पड़ता था। और वहीं बहुत ठंडे क्षेत्रों में लोगों की जीवन शैली अलग होती थी। यानी कोई पर्यावरण है, ठीक है, वो मानव जीवन को प्रभावित करता है। यही पर्यावरण निश्चयवाद का मुख्य विचार है। इसमें जैसे हमने पढ़ा, प्रकृति सर्वशक्तिमान है, यानी प्रकृति जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। मानव प्रकृति का दास है, यानी मानव जो है प्रकृति के अनुसार ढल जाता है। पर्यावरण का मानवीकरण, इसी पे एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि पर्यावरण का मानवीकरण क्या है। इसमें यही है, कह सकते हो कि भाई प्रकृति जो है इस टाइम पे एक ऐसी विचारधारा है मानव भूगोल की, जिसमें जो मानव है वो प्रकृति के अनुसार ढल जाता है, वही पर्यावरण का मानवीकरण है। ठीक है, मानव प्रकृति से इसमें डरता था, उसकी पूजा करता था, उसके अनुसार खुद को ढाल लेता था। यानी इस टाइम में ऐसा था कि अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही तो यहाँ पे लोग बाग ऐसे समझने लगते थे कि भाई भगवान हमसे क्रोधित हो गए क्या, तो उनकी पूजा करने लगते थे कि हाँ बारिश कम कर दीजिए, अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो बारिश कम कर दीजिए, और अगर बारिश नहीं हो रही तो पूजा करते थे कि बारिश हो जाए। तो ये पहली जो विचारधारा है उसमें ये सब पढ़ना है। ठीक है, दूसरी विचारधारा जो है वो संभववाद है। इसकी अगर हम अवधारणा की बात करें, इसमें क्या था, मानव शक्तिशाली होता है, प्रकृति संभावनाएं प्रदान करती है, प्रकृति का मानवीकरण, ज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि जो मानव है वो थोड़ा थोड़ा शक्तिशाली होता जाता है, और जो प्रकृति है यानी पर्यावरण है उसमें अपनी संभावनाएं ढूंढने लगता है कि इस प्रकृति को मैं अगर चेंज कर दूं तो मुझे क्या संभावनाएं मिल जाएंगी। तो ये जो दूसरा पॉइंट है प्रकृति का मानवीकरण, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। इसमें अगर आंसर लिखो कह सकते हो कि हाँ भाई जो प्रकृति है इसमें मनुष्य ने प्रकृति को अपने अनुसार ढालना शुरू कर दिया था, यही प्रकृति का मानवीकरण है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो देखिए, संभववाद के अनुसार जो प्रकृति मनुष्य को संभावनाएं देती है, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि, तकनीक और ज्ञान के द्वारा उन संभावनाओं का उपयोग कर सकता है। इसमें क्या होता है कि प्रकृति जो है मनुष्य को संभावना देती है और मनुष्य उनको पकड़ लेता है। यानी प्रकृति सब कुछ तय नहीं करती है, मानव भी शक्तिशाली। उदाहरण के लिए प्रकृति ने हमें नदियाँ दी हैं, मनुष्य ने नदियों पर बांध बना दिया, यानी उसको अपने अनुसार बदल दिया प्रकृति को। और मनुष्य ने जो तकनीक बनाई है, जैसे हवाई यात्रा को देखिए, पहले मनुष्य के लिए हवा में उड़ना संभव नहीं था, लेकिन विज्ञान और तकनीक के विकास से मनुष्य ने विमान बना लिए। यही संभववाद है। ठीक है, प्रकृति संभावनाएं देती है और मानव अपनी तकनीक से उनका उपयोग करना सीख जाता है। अब जो तीसरी विचारधारा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और देखिए इसी विचारधारा में जो है संभववाद में ही मानव ने घर्षण से आग, यानी जो ईंट घिस के पत्थर घिस के आग लगाई, वो भी इसी में सीखा था। और डीएनए का ज्ञान इसी में सीखा था। वायु गति विज्ञान से हवाई जहाज़ बनाना, जो अभी मैंने बताया, वो भी सब इसी में सीखा था। कौन से, संभववाद की जो विचारधारा थी, यानी दूसरा टाइम पीरियड जो था। अब तीसरा जो है नव निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद। ये तीसरी विचारधारा है जिसे ग्रिफिथ टेलर नाम के एक भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने दिया है। इस अवधारणा में क्या होता है कि निश्चयवाद और संभववाद का ये मध्य मार्ग होता है। ठीक है, इसमें ना तो प्रकृति पूरी मालिक होती है, ना इंसान पूरी तरह स्वतंत्र होता है। प्रकृति की सीमाओं में रहकर ही विकास संभव है, सतत पोषणीय विकास की नींव। देखिए इसमें क्या होता है कि
ये संभववाद और निश्चयवाद के बीच का जो मार्ग है इसे ही हम निश्चयवाद और संभववाद के जो बीच का मार्ग है इसे ही हम नव निश्चयवाद मार्ग का बोलते हैं, यानी नव निश्चयवाद की विचारधारा। इसमें ना तो प्रकृति पूरी तरीके से मालिक होती और ना मानव ही पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। मानव प्रकृति को सीमाओं के अंदर ही रहकर विकास कर सकता है, यानी मानव क्या करेगा, प्रकृति की जो सीमाएं हैं उन्हीं के अंदर रहकर ही विकास कर सकता है। यानी मान लीजिए किसी क्षेत्र में पानी बहुत ज़्यादा कम है, तो मनुष्य तकनीक से पानी की समस्या को कुछ हद तक तो कम कर सकता है, लेकिन वह उस क्षेत्र को पूरी तरह से बिना सीमा के जल संपन्न नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए प्रकृति को सीमाओं को समझकर, यानी प्रकृति की जो सीमाएं हैं उनको समझकर विकास करना ही नव निश्चयवाद की मुख्य विचारधारा थी। ठीक है, और यही विचार आगे चल के सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सोच भी जुड़ता है। ठीक है, याद रखिए, निश्चयवाद में क्या होता है, प्रकृति का ज़्यादा प्रभाव होता है। संभववाद में क्या होता है, मानव की भूमिका ज़्यादा हो जाती है। लेकिन नव निश्चयवाद में क्या होता है कि दोनों के बीच का एक मार्ग होता है। ठीक है, दोनों के बीच का संतुलन। ठीक है, इसमें एक सतत पोषणीय विकास जो ये शब्द आया है, इसका मतलब होता है कि आगे की जो पीढ़ियाँ होती हैं उनको ध्यान में रख के अगर हम अपने संसाधनों का उपयोग करेंगे कि आगे की जो पीढ़ियाँ हैं उन पे भी कुछ संसाधन बच जाएं, अभी हमारे टाइम पीरियड में संसाधन सारे ना ख़त्म हो जाएं, तो यही क्या है, सतत पोषणीय विकास। यानी मान लीजिए हमारे पास जो पेट्रोल है वो अभी तो है, लेकिन ये भविष्य में ख़त्म हो जाएगा ना। अब ये भविष्य में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमें इसे जो है अभी थोड़ा आगे की पीढ़ियों के बारे में सोचकर उतना इस्तेमाल करना चाहिए कि आगे भी ये रहे। अगर हम अभी ही ख़त्म कर देंगे तो जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ होंगी उनके लिए पेट्रोल तो ख़त्म हो जाएगा। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो यही है सतत पोषणीय विकास। अब मानव भूगोल, एक मिनट से मिटा देता हूँ थोड़ा। हाँ, अब मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो देखिए, मानव भूगोल के जो क्षेत्र हैं और उप क्षेत्र हैं उसमें सबसे पहला जो क्षेत्र है वो सामाजिक भूगोल है। ठीक है, सामाजिक भूगोल में इसमें हम मानव समाज से जुड़े विषयों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए सामाजिक भूगोल क्या होता है, इसमें हम मानव समाज से जुड़े हुए जो विषय होते हैं, जैसे व्यवहारवादी भूगोल, कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, ये मानव समाज से जुड़े हैं। देखिए व्यवहार यानी जो हमारे समाज में व्यवहार रहता है, हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, वो कैसा व्यवहार है। कल्याण का भूगोल, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा भूगोल है जिसमें मान लीजिए जो सरकार कल्याणकारी योजना चलाती है, वो वाला भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल यानी जो संस्कृति से होता है वो वाला सांस्कृतिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल यानी मानव समाज के जो इतिहास है उसमें जो भौगोलिक स्थिति हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा जो मानव भूगोल का क्षेत्र है वो नगरीय भूगोल है। इसमें हम नगरों से संबंधित विषयों का अध्ययन करेंगे। देखिए नगर नियोजन और संरचना, इसमें हम नगर की संरचना के बारे में पढ़ेंगे और नगरों का विकास उसके बारे में पढ़ेंगे। और नगर नियोजन, सरल शब्दों में कहें अगर हम, तो शहरों का जो भूगोल है वही नगरीय भूगोल है, यानी शहर के बारे में जो हम पढ़ेंगे वही है। ठीक है, तीसरा जो है मानव भूगोल का क्षेत्र, उसमें राजनीतिक भूगोल आता है। राजनीतिक भूगोल के अंदर हम राजनीति के बीच संबंधों का अध्ययन करेंगे, यानी जो भूगोल है और राजनीति है उसके बीच जो संबंध है उसके बारे में हम इसमें क्या बोलते हैं, अध्ययन करेंगे। निर्वाचन, सैन्य भूगोल, ऐसे जो हैं इस पे उप क्षेत्र शामिल हैं। जनसंख्या भूगोल, इसमें हम आगे जो है ना इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जनसंख्या भूगोल क्या है, इसमें हम जनसंख्या से संबंधित विषयों का अध्ययन करेंगे, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये सब क्या है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, प्रवास क्या है। जन्म दर के बारे में पढ़ेंगे, मृत्यु दर के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या भूगोल में अगर हमें याद रखना है तो जन्म, मृत्यु, प्रवास, इन सब से हम ऐसे याद कर सकते हैं। आवास भूगोल, इसमें मानव बस्तियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आवास भूगोल में क्या है, मानव बस्तियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे ग्रामीण बस्ती, नगरीय बस्ती और उनका नियोजन, यानी उनकी स्थिति, वो कैसे रहते हैं, इन सब के बारे में हम इस पे पढ़ेंगे।
आर्थिक भूगोल लास्ट का जो है अपना मानव भूगोल में, इसमें हम कृषि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें मानव की आर्थिक गतिविधियाँ यानी पैसों से संबंधित गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे, संसाधनों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। जैसे कृषि, औद्योगिक भूगोल, औद्योगिक यानी उद्योगों से रिलेटेड रहता है ये काम, कारखाने वगैरह, ठीक है, इंडस्ट्री। संसाधन जैसे खनिज वगैरह हो गए, उनके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी में कैसे खनिज पाए जाते हैं, इंडिया में कैसे, कहाँ पर क्या खनिज पाया जाता है, कहाँ कोयला पाया जाता है, कहाँ लोहा पाया जाता है, ठीक है, इसके बारे में। और व्यापार और पर्यटन भी आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलता है, लोगों को रोजी रोटी मिलती है, और हमारे देश का भी नाम रोशन होता है। जैसे ताजमहल है, वहाँ पर ये व्यापार और पर्यटन का एक मुख्य स्थल है पर्यटन के लिए। तो यहाँ पर जो बाहर विदेशी लोग आते हैं ताजमहल को देखने, तो इससे हमारी विदेशी मुद्रा जो है वो बढ़ती है, और वहाँ पर आते हैं तो वहाँ सामान खरीदते हैं, वहाँ होटल में ठहरते हैं, तो हमारी जो जीडीपी वो भी बढ़ती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल में हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए अब पूरे टॉपिक को सिर्फ हम कुछ लाइनों में दोहरा लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा मानव भूगोल। इसमें हमने मानव समाज और पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करना है, ठीक है। फिर हमने फ्रेडरिक रेडजेल पढ़ा। इसमें हमने इसी स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बदलते संबंध जो हैं उनके बारे में हमें अध्ययन करना था। और पर्यावरण निश्चयवाद, इसमें प्रकृति का प्रभाव अधिक होता है। फिर संभववाद आता है, ठीक है। संभववाद, इसमें संभववाद कहाँ गया, ये रहा संभववाद। इसमें जो मनुष्य है वो थोड़ा थोड़ा शक्तिशाली होता है। और फिर नवनिश्चयवाद जो था, नवनिश्चयवाद में ग्रिफिथ टेलर जो हैं भूगोलवेत्ता, उनके द्वारा दिया गया था। इसमें हम सामाजिक भूगोल, फिर उसके उपक्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक भूगोल और नगरीय भूगोल, ये सब पढ़ लिया हमने। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है, अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो देखिए, मानव भूगोल की जो परिभाषा होती है ये आपको याद करना चाहिए। रेडजेल की जो परिभाषा है वो याद करना चाहिए। एलन सैम्पल की जो परिभाषा है वो भी याद करना चाहिए। पर्यावरण निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, ये क्या है, और भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र, ये भी आपको याद करना चाहिए। यह आज के लिए आपके क्वेश्चन है, इनको आपको करना है। तो देखिए, आज हमने कक्षा 12वीं भूगोल का जो चैप्टर 1 है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसको आज हमने कंप्लीट किया है आसान भाषा में। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही आसान भाषा में ज्योग्राफी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगला चैप्टर किस टॉपिक का होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।